Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss viral diseases of the skin. So heading there है viral diseases of skin. ठीक है जी. Actually related to the skin there are a lot of viral diseases. लेकिन बुक के अंदर जो इन लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है. उनमें से लेके द फर्स्ट वायरल डिजीज ऑफ द स्किन दैट इज नोन एज वार्ड. उसको हम कहते हैं वार्ड. वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द डर्मेटोलॉजी. इसके पिक्चर मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा. इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आप लोगों ने डेली बेसिस पे देखे होंगे. इसमें याद रखें वार्ड को डर्मेटोलॉजी के अंदर इट इज आल्सो known as वेरुके. इसका दूसरा नाम है वेरुके. ठीक है. VERRUCEA. इट इज कॉल्ड वेरुके. वेरुके इज अनदर नेम ऑफ वार्ड. ठीक है. इसके डेफिनेशन में लिखे कि वार्ड का मतलब क्या है और इस लेजन की मीनिंग क्या है. तो लिखे a small outgrowth on the surface of skin. A small outgrowth on the surface of skin which is elevated, solid, non-tender and gives rise to cauliflower appearance. That is known as wart. देखिए वार्ड की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वो लेजन है जो स्किन की सरफेस से एलिवेट होती है. मतलब ये एट द लेवल ऑफ स्किन सरफेस नहीं होती बट देयर इज एलिवेशन इन दीज लेजन. लेकिन इसको लेजन को जब हम टच करते हैं तो दीज लेजन आर सॉलिड. इसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह कोई पस वगैरह नहीं होती. तो वार्ड के जितने भी लेजन होती है दे आर कॉल्ड सॉलिड लेजन. और फिर जब इसको हम टच करते हैं तो पेशेंट को पेन भी महसूस तो नहीं होती. एनी लेजन which do not have any pain they are called non tender. इसको क्या कहते हैं? नॉन टेंडर. अगर फॉर एग्जांपल ये लोग आते हैं और इसको हम कहते हैं कि वार्ड दिखाए. जब वो हाथ दिखाते हैं और उन लेजन को हम टच करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये सॉलिड लेजन है, सख्त है. और फिर उसको हम जितना भी दबाए उसके अंदर पेन नहीं होती. तो दो लेजन आर कॉल्ड नॉन टेंडर. लेकिन जब उस लेजन को हम देखते हैं तो उसकी जो बॉर्डर्स है वो इरेगुलर होती है और इस तरह इरेगुलर शेप की वजह से वो कॉलीफ्लावर जैसा नजर आती है. तो ऐसा स्मॉल आउटग्रोथ स्किन की सरफेस पे इसमें चार बातें हो. नंबर वन, द लेजन विल बी एलिवेटेड, दोज लेजन विल बी नॉन टेंडर, दे आर सॉलिड एंड दैट विल बी लुक लाइक कॉलीफ्लावर. इस चार चीजों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं. अब लेके काजेस के बारे में कि वार्ड की काज क्या है, कि व्हाट आर दी मेन काजेस फॉर दी वार्ड. जिन लोगों को वार्ड होती है इसका मेन काज वायरल इलनेस होता है. क्योंकि तो हम वायरल डिजीज पढ़ते हैं तो वार्ड की वजह भी एक वायरल इलनेस होती है. तो लेके मोस्ट कॉमन काज इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. विच वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ठीक है. रिमेंबर दिस नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिसिस स्टेप 1. What is the most common cause of wart in the dermatology? Answer is human papilloma virus. अब इस वायरस के बारे में दो तीन बात याद रखें. नंबर वन, इस वायरस के बारे में याद रखें कि इट इज डीएनए वायरस. ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस. हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर जेनेटिक मटेरियल. सम वायरस कंटेन आरएनए बट सम वायरस कंटेन डीएनए. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV है, इट इज ऑलवेज अ डीएनए वायरस. नंबर टू इसमें लेके इट इज ऑन्कोजेनिक इन नेचर. ये क्या होता है? ऑन्कोजेनिक इन नेचर. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैज द एबिलिटी टू कॉज कैंसर. ऑन्कोजेनिक का मतलब ये है कि ऐसा वायरस जो कैंसर करा सकता हो उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस. ठीक है. और इसमें लेके इट हैज more than 100 strains.
का मतलब यह है टाइप। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 100 से ज़्यादा अक़साम हैं, बट फ्यू आर क्लिनिकली इम्पोर्टेंट, बट फ्यू आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, देखिए इसकी जो स्ट्रेन है या टाइप है ये मालूम करना हमारा काम नहीं है, ये लेबॉर्ट्री वाले मालूम करते हैं। अगर आप किसी बंदे में वार्ड सस्पेक्ट करते हैं तो एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि मे बी दिस पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद विच वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फिर आप उस वार्ड से सैंपल लेते हैं और लेबॉर्ट्री वाले को भेजते हैं, और लेबॉर्ट्री वाला फिर ये मालूम करता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है कि नहीं है, और फिर नेक्स्ट वो ये भी मालूम करते हैं कि विच टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैन कॉज वार्ड्स इन द स्किन। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैसे तो अक़साम अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से कुछ अक़साम ऐसी है कि वो क्लिनिकली क्या है, सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है। अब दो चीज़ें याद रखें, इनमें से क्वेश्चन आता है कि अगर हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात करें तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेन है इस एक को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन, और एवरीवन नो कि दो स्ट्रेन विच हैज द एबिलिटी टू कॉज कैंसर देयर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन। लेकिन दूसरा लेके नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन, ये वो स्ट्रेन है जो कैंसर नहीं करा सकती, ये माइल्ड लीजन्स कराती है। और यहाँ पे नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन के अंदर माइल्ड लीजन से मुराद क्या है, वार्ड से। क्या है, वार्ड। एक्चुअली जो वार्ड है ये वो लीजन है विच इज नॉन कैंसरस लीजन, वार्ड कैंसर नहीं है, ये नॉन कैंसरस है। तो अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से वार्ड हो सकती है तो कौन सा स्ट्रेन कराएगी, नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन कराएगी। एग्जाम में क्वेश्चन याद रखें कि नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन में याद रखें 16 एंड 18। अगर लेबॉर्ट्री वाला कहता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो इन्फेक्शन हुई है वो 16 और 18 टाइप्स की वजह से हुई है, नाउ दिस इज डेंजरस बिकॉज दिस स्ट्रेन हैज द एबिलिटी टू कॉज कैंसर, और स्पेशली ये फीमेल के अंदर एक कैंसर कराती है विच इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर। ये क्या कराती है, सर्वाइकल कैंसर। ये गायनी में हमने पढ़ा था कि नहीं, एक्चुअली जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस इज देयर। यूट्रस की कितनी पार्ट हमने पढ़े थे, 3। द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज फंडस, फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस, और आखिर में सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। एक्चुअली जो यूट्रस है ये बॉडी है, ये विजाइना है, इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। तो विजाइना और यूट्रस के दरमियान इज कॉल्ड सर्विक्स। इस सर्विक्स की कैंसर को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर अराइजेस फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस which is one of the gynecological cancer। और सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन काज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कौन सी टाइप है, 16 एंड 18 है। अब कुछ एग्जामिनर गलती मतलब इंसान को कंफ्यूज करने के लिए वो देते हैं 31 एंड 32 स्ट्रेन। अब देखें एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कोई भी टाइप अगर आ जाए, लेकिन उसका नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए, 16 से, उन सब को हम क्या कहेंगे, ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन। तो सारे के सारे क्या करा सकेंगे, सर्वाइकल कैंसर। लेकिन वो स्ट्रेन इसमें कैंसर काजिंग एबिलिटी ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड लीजन कराए, इसको हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। दे आर 6 एंड 11। ये कौन से टाइप्स होते हैं, 6 एंड 11 होते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन पॉइंट फॉर द एग्जाम। नंबर 1 इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कैंसर काजिंग स्ट्रेन इज 16 एंड 18। कौन सा कैंसर कराएगा, सर्वाइकल कैंसर, which is the cancer arises from the cervix of the uterus। और जो नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन है जो सिर्फ वार्ड करा सकती है वो कौन से स्ट्रेन है, 6 एंड 11 स्ट्रेन होता है। अब लिखे टाइप्स ऑफ वार्ड, के वार्ड के फिर कई अक़साम है, तो लिखे हेडिंग दे दे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्ड। CK2 बुक में वार्ड के टाइप्स नहीं है, लेकिन जो डर्मेटोलॉजी की थ्योरी बुक है उसमें जरूर इसके टाइप्स भी मेंशन है। तो प्लीज यू पीपल शुड नो टाइप्स ऑफ दी वार्ड। नंबर 1 इज प्लेंटर वार्ड। एक को हम क्या कहते हैं, प्लेंटर वार्ड। तो फर्स्ट देखे, फर्स्ट इज कॉल्ड प्लेंटर वार्ड। ठीक है, एक्चुअली प्लेंटर वार्ड उसको कहा जाता है विच प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट palm ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। अगर palm ऑफ द हैंड या सोल ऑफ द फीट के अंदर एबनॉर्मल सॉलिड लीजन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेंटर वार्ड। इसमें लिखे इट mainly affects palm of hand and sole of feet, that is known as plantar wart। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेके another very important that is called
फ्लैट वार्ड, एक को हम कहते हैं फ्लैट वार्ड, ये एरिया पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। द वार्ड which mainly affect thigh, ठीक है, ये लोअर लिम्ब को, आर्म्स को, अपर लिम्ब को एंड फेस एरिया को अफेक्ट करती है, दे आर कॉल्ड ऑफ फ्लैट वार्ड। तो फ्लैट वार्ड की जो मेन लोकेशन है दैट इज थाई, आर्म एंड फेस एरिया, उसमें फ्लैट वार्ड, इन सब के पिक्चर में आप लोग ग्रुप में सेंड करूँगा, ठीक है। उस पिक्चर को देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्लैंटर वार्ड और फ्लैट वार्ड ये सारे के सारे क्लिनिकली ऑन एग्जामिनेशन सेम होते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इनमें एक और लेके पेलीफॉर्म वार्ड, पेलीफॉर्म वार्ड, ठीक है, पेलीफॉर्म वार्ड, पेलीफॉर्म वार्ड के बारे में ये पॉइंट लेके, ये वो वार्ड है दीज आर मोर पॉइंटेड, मतलब ये जो लेजन है ये ज्यादातर पॉइंटेड होती है। तो यहाँ पे लेके दीज आर दी more pointed wards affecting the labial area, labial and fingertips। जो पेरीफॉर्म वार्ड है या तो ये फिंगर टिप्स पे होती है, या लेबियल एरिया, लेबियल मीन नियर टू दी लिप, मतलब लिप्स के एरिया जो एंगल ऑफ माउथ है यहाँ से अगर वार्ड वगैरह निकलती है ये मोस्ट लाइकली पेलीफॉर्म वार्ड होती है। पेलीफॉर्म वार्ड की निशानी है ये पॉइंटेड होती है, मतलब ये एलिवेटेड तो होती है लेकिन ये बिल्कुल पॉइंटेड होती है। इसकी जो नोक है या इसकी जो अपर पार्ट है ये बिल्कुल जो है नेयर होता है। तो पॉइंटेड वार्ड विच मेनली अफेक्ट फिंगर टिप्स एंड नियर द लिप एरिया दैट इज कॉल्ड ऑफ पेलीफॉर्म वार्ड। एक और लेके पेरी अंगुल वार्ड, पेरी अंगुल वार्ड, एनीवन इन द क्लास, ये किस एरिया को अफेक्ट करेगी? देखिए अंगुल या अंगवम, इट इज द वर्ड यूज फॉर द नेल, ये किसके लिए यूज होता है? नेल। दोज वार्ड विच मेनली अफेक्ट द एरिया अराउंडिंग द नेल, मतलब नेल के सराउंड अगर वार्ड आ जाए तो उसको हम पेरी अंगुल वार्ड कहते हैं। यहाँ पे लेके द वार्ड विच mainly affecting surrounding the nail that is called peri-ungul wart। अब यहाँ पे दो बातें याद रखें, अगर नेल के इर्द गिर्द वार्ड थे, चाहे फिर वो फ्लैट हो या प्लेंटर हो, चाहे वो पेलीफॉर्म हो, मतलब शेप में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि वो वार्ड किसके इर्द गिर्द होगी? नेल के इर्द गिर्द होगी। इस वजह से इस वार्ड को हम क्या कहते हैं? पेरी अंगुल वार्ड कहते हैं। एक और लिखे आखिर में लिखे जेनेटल वार्ड, द वार्ड विच प्रीडोमिनेटली अफेक्टेड जेनेटल एरिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एरिया, इसको हम जेनेटल वार्ड कहते हैं। यहाँ पे लिखे द वार्ड which mainly affect genital area that is known as genital wart, which is known as anyone in the class। कहते हैं कि अगर वार्ड genital area में हो जाए, especially near to the penis in male and vagina in female, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द अगर वार्ड हो जाए तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी दैट नेम, अगर किसी को पता है तो। हाँ जी, इन लोगों ने भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आई वांट टू राइट इट बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर वार्ड जेनेटल एरिया में हो जाए तो उसका एक स्पेशल नेम है दैट इज नोन एज कोंडाइलोमेटम, कोंडाइलोमेटम अक्यूमिनेटम। ठीक है, वर्ड डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना पड़ेगा। कोंडाइलोमेटम अक्यूमिनेटम, क्लियर है कि नहीं? तो कोंडाइलोमेटम अक्यूमिनेटम इज द वार्ड विच प्रीडोमिनेटली अफेक्टिंग जेनेटल एरिया। ये किस एरिया में होती है? जेनेटल एरिया में होती है। अब दो चीजें आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। देखिए, एक तो जो हम अभी पढ़ रहे इसमें हम वार्ड की जिक्र करते हैं ना, दो एमसीक्यूज जहाँ से आप लोगों ने उठाकर याद रखना है। देखिए, एक हम ये लिखे वार्ड
और इस साइड पे लेके सिफिलिस। सिफिलिस का नाम सुना है कि नहीं? सिफिलिस इज अ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, विच इज काज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलेडम। कौन सी बैक्टीरिया? ट्रेपोनिमा पैलेडम। ये जो वार्ड्स है इट इज काज्ड बाय वायरस, ये वायरस की वजह से होती है, विच इज कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अभी हम पढ़ रहे हैं ना वार्ड्स के बारे में। जो वार्ड्स है इट इज अ वायरल डिजीज काज्ड बाय विच वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लेकिन जो सिफिलिस है ये वायरल इलनेस है कि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल, और जिस बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेपोनिमा पैलेडम। और जो सिफिलिस है इट इज वन ऑफ द एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब दो बातें याद रखनी है कि अगर हम वार्ड्स की बात करें या सिफिलिस, दोनों प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करती है जेनिटल एरिया। किस एरिया को? जेनिटल एरिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि इन दिस कंडीशन, ठीक है, इन दिस कंडीशन देयर इज lesion in genital area, lesion in genital area which look like, हाँ जी, which look like wart, जो किस जैसा नजर आता है? वार्ड की तरह। अब यहाँ पे सिक्यूज याद रखे, इज नोन एज रेश। इसको क्या कहेंगे? कहते हैं कि जिन लोगों को सिफिलिस होता है, एक सॉरी ये तो वार्ड की बात कर रहे हैं हम। ये जो सेंटेंस है ना इधर देखे, ये जो सेंटेंस है ये किसके अंदर लिखना है? हाँ जी, सिफिलिस के अंदर। इन दिस कंडीशन देयर इज अ लीजन इन द जेनिटल एरिया व्हिच लुक लाइक वार्ड। ये वार्ड होती नहीं है लेकिन वार्ड जैसे नजर आती है, लेकिन एक्चुअली वो डिजीज क्या होता है? सिफिलिस होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम देते हैं कोंडाइलोमेटम, कोंडाइलोमेटम लेटम। इसको क्या कहते हैं? कोंडाइलोमेटम लेटम। अब दोनों में फर्क क्या बना? व्हाट इज meant by condylometum latum and condylometum acuminatum। इसमें फर्क ये है कि एक false wart है और एक real wart है। condylometum acuminatum is the real wart, it is caused by which virus? human papilloma virus। लेकिन condylometum latum जो है it is not wart but it look like wart but it is the lesion present in syphilis condition which is caused by a bacteria known as treponema pallidum। क्लियर है? सिफिलिस को जब हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसके कुछ अक़साम है, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड टर्शियरी सिफिलिस। कोंडाइलोमेटम जो लेटम है इट इज द क्लिनिकली सीन इन सेकेंडरी सिफिलिस। ये किसके अंदर होता है? सेकेंडरी सिफिलिस में। तो ये भी पॉइंट लिखे कि सिफिलिस में एसटीडी के अंदर एक लीजन बनती है जेनिटल एरिया के अंदर, जो रियल में पिक्चर में हमें नजर आती है कि ये वार्ड है, लेकिन जब वहाँ पे हम सैंपल लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें एचपीवी की बजाय कौन सी बैक्टीरिया है? ट्रेपोनिमा पैलेडम है। तो ऐसा लीजन जो वार्ड जैसा देखे बट ट्रेपोनिमा पैलेडम की वजह से हो, इसको कोंडाइलोमेटम लेटम कहते हैं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखे व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ वार्ड। ये वार्ड को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? तो लिखे कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर वार्ड। एक्चुअली वार्ड को हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, मतलब देखने से पता चलता है ये क्या है? वार्ड है। जहाँ पे लिखे इट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। देखने से तो पता चलेगा ये वार्ड है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो वार्ड बनी है ये एचपीवी की वजह से है कि नहीं है। उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज पीसीआर। हम क्या करते हैं? पीसीआर करते हैं। पीसीआर का नाम सुना है कि नहीं? यहाँ पे लिखे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर एचपीवी इन वार्ड। अगर हम वार्ड के अंदर एचपीवी को देखना चाहे तो उसके लिए जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो हम क्या करते हैं? पीसीआर, व्हिच इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि a patient diagnosed for plantar wart came to you in the clinic as a doctor, what you will prescribe for the accurate diagnosis of HPV virus? Answer will be PCR। वो क्या है? PCR है। ठीक है, ये PCR हम दोनों कराते हैं। यहाँ पे देखे दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक इसमें लेके ट्रीटमेंट देखे तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट। हम वार्ड के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? नंबर वन, एक्चुअली वार्ड के अंदर इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोकली जो वार्ड है उसको रिमूव करेंगे, उसको कहते हैं एक्सीजन थेरापी। तो क्या कहते हैं? एक्सीजन थेरापी। इट इज अ माइनर सर्जरी, एक माइनर सर्जरी है जिसके जरिए हम वहां से जो लोकल वार्ड है उसको रिमूव करते हैं।
एंड दिस टेक्निक इज नोन एज एक्सीजन थेरापी। अब एक्सीजन थेरापी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड क्रायोथेरापी। एक को हम क्या कहते हैं? क्रायोथेरापी। क्रायोथेरापी इन डर्मेटोलॉजी इज आल्सो नोन एज फ्रीजिंग थेरापी। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग थेरापी। देखें, हम आइस लेते हैं, आइस या कोई बहुत ज्यादा कोल्ड चीज लेते हैं, कोल्ड, और उस ठंडी चीज को वार्ड के ऊपर रखते हैं। अगर हम वार्ड के ऊपर ठंडी चीज रखें तो बिकॉज ऑफ कोल्डनेस इट कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगी उस एरिया में? वेजो कंस्ट्रक्शन। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो हम वहां पे अगर बर्फ रखें तो वहां से कुछ देर बाद ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब अगर वार्ड है तो हम कोशिश करेंगे कि उस वार्ड को क्या करें? रिमूव करें। और रिमूव करने का एक तरीका यह है कि वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई को क्या करें? काम करें। तो उस एरिया पे हम कोई कोल्ड चीज रखते हैं और उस कोल्ड चीज की वजह से वहाँ पे माइक्रो वेसल की कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है। अगर ब्लड सप्लाई उस वार्ड एरिया को ना मिले तो वहाँ की टिश्यू फ्लप हो जाएगी कि नहीं? खत्म हो जाएगी। ऐसे टेक्निक को हम क्या कहते हैं? क्रायोथेरापी। तो क्रायोथेरापी में अगर किसी ने 2-3 पॉइंट लिखे हैं तो ये है कि व्हेन वी पुट इन एनी ice containing a cold substance over the ward, it can cause local microvasoconstriction leading to ischemia and it will destroy the ward area. अगर इससे भी वार्ड रिमूव ना हो जाए तो फिर वार्ड के ऊपर हम एक फ्लूइड डालते हैं, कतरे की शक्ल में, ड्रॉप की शक्ल में एक फ्लूइड डालते हैं जिसको कहते हैं पोडोफाइलिन। इसको क्या कहते हैं? पोडोफाइलिन ड्रॉप। ये जो पोडोफाइलिन ड्रॉप है ये क्या करता है? ये वार्ड के टिश्यू को रिमूव करता है। लेकिन इस पोडोफाइलिन ड्रॉप में सिर्फ आप लोगों ने एहतियात ये करनी है ये वार्ड के एरिया पे हमने डालना है, नॉर्मल स्किन पे ना डालें। अगर ये नॉर्मल स्किन पे आपसे कतरा चला गया तो वहाँ की लोकल एपिथेलियम को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। तो पोडोफाइलिन जो है ये एक ऐसा फ्लूइड है ये हम क्या करते हैं? वार्ड के ऊपर ड्रॉप की शक्ल में डालेंगे और उस वार्ड को ये केमिकली क्या करेंगे? रिमूव। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर लेबोरेटरी में ये चीज जरूर होती है, विच इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या होता है? ट्राइक्लोरोएसिटिक। यार आप लोगों ने देखा होगा जिस बंदे के हाथ पे वार्ड थे उसके ऊपर वो तेजाब डालते हैं कि नहीं? उस तेजाब की वजह से उस वार्ड को वो रिमूव कर देते हैं। उस तेजाब का नाम क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो दैट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द वार्ड। ये वार्ड के लिए ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल वार्ड को हम रिमूव करें तो फिर यहाँ पे लेके मे बी की बात करता हूँ, मे बी एंटीवायरल इज आल्सो यूज, मतलब इज आल्सो यूज, मतलब यूज नहीं करते लेकिन एंटीवायरल भी दे सकते हैं। अगर एचपीवी वायरस इन्फेक्शन है तो उस वायरस के खिलाफ जो ड्रग हम देते हैं दे आर कॉल्ड एंटीवायरल। लेकिन ये तब देते हैं अगर उस बंदे की इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, या वो डायबिटिक पेशेंट है या वो कैंसर पेशेंट है। क्योंकि अगर हम वार्ड को रिमूव करें सिर्फ और फिर पेशेंट को कहे कि एहतियात करे, उसकी अपनी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ क्या कर सकती है? फाइट कर सकती है। बात समझ गए कि नहीं? तो फिर सिर्फ याद रखें द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वार्ड आंसर इज लोकल डिस्ट्रक्शन। उस वार्ड को क्या करना? डिस्ट्रक्ट करना, खत्म करना, एक्सरसाइज करना। कैसे? क्रायोथेरापी, फ्रीजिंग थेरापी, पुटिंग पोडोफाइलिन ड्रॉप या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्लियर है? ये चीजें याद रखने हैं। अब वार्ड के अंदर एमसीक्यूज कौन कौन से? स्टेप 1 के लिए नंबर 1 एसी लीजन स्किन के ऊपर जो सॉलिड हो, एलिवेटेड हो, नॉन टेंडर हो और वो कॉलीफ्लावर जैसा नजर आ जाए उसको वार्ड कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेरुके है। एनी वार्ड विद सराउंडिंग द नेल इज कॉल्ड पेरी अंगुल वार्ड। और ऐसे वार्ड जो जेनिटल एरिया को अफेक्ट करे इसको हम कोंडाइलोमेटम अक्यूमिनेटम कहते हैं। दैट इज लुक लाइक सिफिलिस कंडीशन व्हिच इज कोंडाइलोमेटम लेटम कंडीशन। क्लियर है? वार्ड की मोस्ट कॉमन कॉज एचपीवी वायरस है व्हिच इज नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन 6 एंड 11। वार्ड की डायग्नोसिस हम क्लिनिकल कराते हैं लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट में क्या कराते हैं? पीसीआर कराते हैं। और वंस वार्ड इज डायग्नोस्ड वी शुड व्हाट रिमूव इट। हम उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे बाय दिस मेथड। आखिर में एक क्वेश्चन में आता है कि वार्ड कैन बी कंटाजियस और नॉट। ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को वार्ड है वो दूसरे बंदे के साथ हाथ में लाए तो आया दूसरे को वार्ड लग सकती है कि नहीं? इट इज नॉट कंटाजियस। वार्ड एक बंदे से दूसरे को नहीं लग सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि जिसको वार्ड से वो सोसाइटी में बैठे, दूसरों के साथ टाइम बिताए, दूसरे के साथ शेक हैंड करे, क्योंकि वार्ड एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी जेनिटल वार्ड की जो ट्रीटमेंट है उसकी भी एरिया को स्पेसिफाई करके उस पर पोडोफाइलिन डालते हैं। पोडोफाइलिन, लेकिन मैंने
पोडोफायरिन या ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड डालें तो वो लोकल स्किन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। लेकिन जेनिटल वार्ड ये जो है ये नियर बाई जेनिटल आर्गन को अफेक्ट नहीं करती, ये जेनिटल आर्गन के साथ स्किन को ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो आर्गन आर सेफ बट नियर बाई द स्किन आर मेनली अफेक्टेड, ठीक है। हाँ जी, ओके। कॉम्प्लिकेशन क्या है? नंबर 1 स्किन टेक्सचर को खराब करना, मतलब यह है कि वार्ड की वजह से जो स्किन की ओवरऑल टेक्सचर है या मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कॉस्मेटिक वैल्यू खराब हो जाती है, अपीयरेंस में सही नहीं लगता। लेकिन तीसरी बात यह है कि अगर वार्ड जो है वो ट्रीट ना की जाए और उस पर एचपीवी ऑन्कोजेनिक इन्फेक्शन हो जाए, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। ये क्या करा सकती है? मैलिग्नेंसी में जा सकती है, ठीक है जी। हाँ हाँ। तो अगर एचपीवी पॉजिटिव है, एचपीवी की बात हो रही है, लेकिन अगर वार्ड टू वार्ड कांटेक्ट हो जाए उसमें फिर ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इन लोगों ने जो लिखा है वो उन वार्ड के अंदर ट्रांसमिशन होती है जिस वार्ड में एक्टिव एचपीवी होता है। मतलब अगर किसी को वार्ड हो जाए और वो पहले से एचपीवी पॉजिटिव होता है लेकिन अब उसने अख्तियार की वार्ड थे लेकिन बंदा एचपीवी क्या है? नेगेटिव है, तो उस वार्ड को खुद बहुत रिग्रेस नहीं होती, उसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस वार्ड के अंदर पीसीआर करें और पीसीआर आपको ये बताए कि स्टिल दैट लीजन कंटेन एचपीवी वायरस, फिर उस बंदे को दूसरों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एचपीवी अगर वो शेक के जरिए दूसरे को दे तो उसको भी वार्ड हो सकते हैं। तो दोज वार्ड कैन बी कंटाजियस हु आर एक्टिवली एचपीवी पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें यही फर्क है। नेक्स्ट देखिए, अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड मोलस्कम कंटाजियोसम। मोलस्कम कंटाजियोसम, देखिए इसके नाम से पता चलता है इट इज अ वायरल इलनेस which is transfer from one person to another person through contact। कंटाजियोसम मीन कांटेक्ट के जरिए ये हाईली स्प्रेडेबल कंडीशन है। लेकिन पहले तो लेके इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें लेके अ वायरल इलनेस, अ वायरल इन्फेक्शन which is mainly affect children and immunocompromised adults। फॉर एग्जाम्पल इसको पहले से क्या हो? एड्स, या फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु हैज डायबिटीज मेलाइटस। ये क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब ये है कि मोलस्कम कंटाजियोसम ये नॉर्मल लोगों में नहीं होता। इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग जिसकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग हो उन लोगों के अंदर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करती है जिसकी पहले से इम्यूनो क्या होती है? कंप्रोमाइज स्टेट। जिसकी पहले से इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत वीक होती है। तो कौन से लोग हो सकते हैं? एड्स के पेशेंट या डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन मोलस्कम कंटाजियोसम आज तक जो एग्जाम में आए हैं ना बार बार, उसमें यह है कि अ पेशेंट ब्रॉट टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर एड्स, 2 ईयर एड्स। इसमें ज्यादातर जो एडल्ट आते हैं मोलस्कम कंटाजियोसम के अंदर वो किससे सफर करते हैं? एड्स से सफर करते हैं। और बच्चों की आर्गन तो इतनी मेच्योर होती नहीं है, तो बच्चे वैसे पहले से इम्यूनो क्या होते हैं? कंप्रोमाइज होते हैं। तो मोलस्कम कंटाजियोसम इसके बारे में लेके इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, काज क्या है? ये वायरल इलनेस है, लेकिन जिस वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है इट इज नोन एज पोक्स वायरस। इसका नाम क्या है? पोक्स वायरस। मतलब पोक्स वायरस इज वन ऑफ द वायरल फैमिली which can cause molluscum contagiosum virus। इसको भी हम यूज करें कि molluscum contagiosum infection is caused by which virus? Answer is pox virus। नेक्स्ट देखिए इसकी स्प्रेडिंग लेके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, मतलब ये है कि अगर किसी को molluscum contagiosum इन्फेक्शन है तो वो दूसरों को भी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो लेकिन इट इज हाईली कंटाजियस। ये क्या होता है? हाईली कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब ये है कि एक बंदे से दूसरे को कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर हो सकता है। जैसे बाई शेयरिंग, हाँ जी, शेयरिंग यूटेंसिल, कोई भी जरूरत की अशिया अगर दूसरा बंदा उसके साथ शेयर करे उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब शेयरिंग क्लास, किसके जरिए? अगर क्लास एक बंदा दूसरे के साथ शेयर करे, या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वगैरह, तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टीममेट्स वगैरह आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं कि नहीं? तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स के जरिए, शेयरिंग यूटेंसिल के जरिए, या शेयरिंग
क्लास के जरिए। लेकिन कौन से क्लास या कौन से टावल जो इन्फेक्टेड पर्सन के हो, जो पर्सन पहले से मोलस्कम कंटाजियोसम में इन्वॉल्व है, वो जो कपड़े पहनेगा या जो टावल यूज करेगा वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड टावल या क्लास वो दूसरे बंदे के साथ शेयर करे तो इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। क्लियर है? इसलिए स्केबिस का नाम सुना है कि नहीं? स्केबिस, तो स्केबिस जो है एक बंदे से दूसरे को लग सकती है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्केबिस वाले बंदे को पूरी फैमिली से क्या करना है, डिटेच करना पड़ता है, उसकी बिस्तर, उसकी क्लास वगैरह सब कुछ अलग करना होता है। इसलिए लाइक स्केबिस इट इज आल्सो हाईली कंटाजियस। तो जो बंदा इन्फेक्टेड है उसकी टॉवल, उसकी क्लास, उसकी यूटेंसिल ये घर के दूसरे अफराद से कंप्लीटली क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, वरना ये इन्फेक्शन फास्टली एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। अब देखिए इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है। ये बंदा जब आएगा तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है। The patient is usually presented with fleshy से मुराद रेड, ठीक है, fleshy मीन रेड, fleshy, raised मीन elevated and non-tender lesion। इसमें भी पेन नहीं होता, but there is a hole in the center of lesion। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इसलिए डर्मेटोलॉजी के अंदर इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन। अगर किसी ने सिर्फ ये दो बातें याद की है ना, उससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर एड्स पेशेंट है, उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन है और सर ने ये बताया कि इन्फेक्शन की हॉलमार्क है सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन, थिंक अबाउट मोलस्कम कंटाजियोसम। अब इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है। देखें प्लीज रिमेंबर, इन लोगों में जो लेजन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लिशी मीन द लेजन विल बी लुक लाइक रेड लेजन है, लेकिन स्किन के लेवल पे है कि रेज है। अब रेज लेजन है और नॉन टेंडर है, इसको जब हम टच करते हैं तो उसमें पेन नहीं होता। लेकिन देखिए अगर ये मार्कर स्किन है, मेरे हाथ को देखिए लेजन है, ये स्किन से क्या है, एलिवेट है, लेकिन इस लेजन की सेंटर में एक क्या होता है, होल होता है, सुराख होता है। इस वजह से इसकी मिसाल डर्मेटोलॉजी भी ये है कि जिस तरह हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी की जो बाहर की तरफ वाली पार्ट है वो अम्बिलिकल क्या होता है, एब्डोमेन होता है। क्या होता है, एब्डोमेन। तो दिस एब्डोमेन एक्ट एज अ रेज लीजन। ये क्या है, रेज लीजन, और इसकी सेंटर में अम्बिलिकस है, होल है कि नहीं। इस वजह से इस लीजन को सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं, कि ऐसा लीजन जो स्किन से रेज हो और इसकी सेंटर में होल हो, लाइक सेंटर होल इन द एब्डोमेन। इस एब्डोमेन के अंदर सेंटर होल को क्या कहते हैं, अम्बिलिकस कहते हैं, इसलिए उसको हम सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन कहते हैं। क्लियर है? ये एक वर्ड अगर आप लोगों ने याद रखा दैट इज मोर देन एनफ। और इसमें याद रखें जो पाम है और सोल ऑफ द फीट दे आर रेयरली अफेक्टेड इन मोलस्कम कंटाजियोसम। यहाँ पे नोट में लिखे कि नोट में आप लोगों ने लिखना है कि पाम एंड सोल आर स्पेयर्ड। जो पाम और सोल है ये क्या होते हैं, दे आर टिपिकली स्पेयर्ड। स्पेयर्ड से मुराद ये है कि इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, ये रेयरली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये हो सकती है, ठीक है। अब लिखे व्हाट इज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस लिखे मोलस्कम कंटाजियोसम, इसकी डायग्नोसिस में लिखे क्लिनिकल, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, इट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ओके। बट if we take sample from the lesion, there is collection of cells, collection of different cells, और ये हमें नेकेड नजर आएगी कि अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर which is known as
जो मोलस्कम कंटाजियोसम इन्फेक्शन है, ये तो देखने से पता चलता है कि ये मोलस्कम कंटाजियोसम, क्योंकि उस लीजन के सेंटर में क्या होगा, होल होगा, सेंट्रल अम्बिलिकेशन। फिर भी अगर उससे हम सैंपल ले लें और वो सैंपल हम माइक्रोस्कोप में चेक करें तो उसमें हमें बहुत सी सेल की क्या मिलेगी, ग्रुप मिलेगी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन सेंट्रल अम्बिलिकेटेड लीजन इज नोन एज इंक्लूजन बॉडी। तो तुम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। इफ someone asks you what you will suspect under the microscope for molluscum contagiosum infection, answer will be inclusion bodies। इसके अंदर क्या आते हैं, inclusion bodies आती हैं। और आखिर में लेके इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर इसको हम डायग्नोज करें तो बाद में इस पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथड। अब यहाँ पे बहुत आसान है, एग्जैक्टली लाइक व्हाट, इसका हल भी क्या है, रिमूव करना। तो लेके लोकल डिस्ट्रक्शन, इसको हम लोकली डिस्ट्रॉय करेंगे, उस लीजन को हम खत्म करेंगे। तो लेके लोकल डिस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली लाइक व्हाट, इस लीजन के ऊपर हम कौन से ड्रॉप डाल सकते हैं, पोडोफाइलिन, या इसके ऊपर जो एसिड हम डाल सकते हैं, ट्राइफ्लोर एसिटिक एसिड। एग्जैक्टली लाइक व्हाट, जो ट्रीटमेंट व्हाट की है वो मोलस्कम कंटाजियोसम इन्फेक्शन की भी है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन याद रखे कि अगर फॉर एग्जांपल ये बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, अब बच्चों को अगर इसने अफेक्ट किया है और इसको हम ट्रीट ना करें तो जितने बच्चे की एज बढ़ती जाएगी दीज लीजन विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि बच्चों के अंदर अर्ली इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। जितना वो इम्यूनिटी गेन करते जाएंगे ये लीजन खुद बहुत क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। If someone asks you कि if molluscum contagiosum infection is left untreated in children, what will be the next answer is spontaneously resolve। लेकिन बड़ों के अंदर इसको हम लोकली क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो नीचे नोट में लिख रहा है कि इन चिल्ड्रन these lesion can resolve over the age, मतलब जितना वो एज में बढ़ते जाएंगे तो लीजन बाद में क्या हो जाएंगे, ये खुद बहुत रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दो तीन चीजें इसमें याद रखिए। एक और वायरस है दैट इज कॉल्ड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। एक और वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स। सिर्फ इसमें लीजन आप लोगों ने इसके दो पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखें हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। HSV का नाम सुना है कि नहीं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आल्सो इज अ डीएनए वायरस। ये भी क्या है, हाँ, टाइम नहीं है, ओके, 2-3 मिनट में ये आता है। इट इज अ डीएनए वायरस। ये क्या होता है, डीएनए, क्योंकि इसके अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड डीएनए। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, इसको हम क्लासिफाई करते हैं बाय 2 वेज, HSV1 एंड HSV2। इसमें सिर्फ जो MCQs आता है वो आप लोगों ने याद रखना है, HSV1 और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है HSV2। ये इसके 2 पॉइंट है। यहाँ पे जो HSV1 है इसमें लिखे इट काजेस, हाँ जी, ओरो लेबियल लीजन, लेबियल लीजन, ठीक है। कुछ बुक्स वाले कहते हैं ओरो लेबियो ऑक्यूलर लीजन। इसका मतलब यह है कि इट कैन काज लीजन इन द ओरल कैविटी अलॉन्ग विद द लिप्स। लेबियल का मतलब लिप्स है और ओरो का मतलब ओरल कैविटी और ऑक्यूलर का मतलब आइस है। ये आइस के अंदर ओरल कैविटी और लिप्स के अंदर इन्फेक्ट करती है, इसलिए इट कैन काज ओरो लेबियल लीजन। लेकिन जो HSV2 है इट कैन काज जेनिटल इन्फेक्शन। ये क्या करा सकती है, जेनिटल, इट काजेस जेनिटल इन्फेक्शन। ये जेनिटल इन्फेक्शन कराती है HSV2, ठीक है। इट कैन काज जेनिटल इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कराती है, जेनिटल इन्फेक्शन से बेटर ये है कि आप लोग लिखें कि दिस कैन काज जेनिटल अल्सर। ये क्या करा सकती है, जेनिटल अल्सर करा सकती है। अब यहाँ पे इसके लिखे कि इन्फेक्शन से क्या करा सकती है। HSV1 अगर किसी ने गेट कर लिया है और उसकी इम्यूनिटी कमजोर है और HSV1 को चांस मिल जाए, इट कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी व्हिच इज कॉल्ड स्टोमाटाइटिस। तो क्या कहते हैं, स्टोमाटाइटिस। लेकिन एक बात याद रखें, ये ओरल कैविटी के साथ साथ किसको भी डैमेज करती है, गम्स। किसको, गम्स की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, वेरी गुड, गिंजिवाइटिस। So if the same patient develops gums and oral cavity inflammation, that is known as gingivostomatitis। तो क्या कहते हैं,
gingivostomatous, inflammation of the gums and oral cavity, that is called gingivostomatous. क्लियर है? इसमें पूरी oral cavity और gums दोनों की inflammation होती है. So these people can able to swallow something? No. इन लोगों को डिफिकल्टी होती है swallowing the food में, डिस्पेजिया होता है, और इन लोगों को फॉर एग्जाम्पल गम्स और इन सब की इन्फ्लेमेशन होती है. फिर HSP1 अगर हम ट्रीट ना करें तो फिर इसकी इन्फेक्शन ऊपर जाकर किसको अफेक्ट करेगी? ऑक्यूलर प्रॉब्लम, आईज को. आईज के अंदर कंजक्टिवा का नाम सुना है कि नहीं? आईज के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसको कंजक्टिवल लेयर कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से आईज बिकम रेड. क्या हो जाती है? रेड. और फिर कोर्निया की इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं. तो याद रखें, इट कैन कॉज केराटो कंजक्टिवाइटिस. ये क्या करा सकता है? केराटो कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्निया एंड कंजक्टिवा, दैट इज कॉल्ड केराटो कंजक्टिवाइटिस. फिर अगर HSP1 को यहाँ पे भी ट्रीट ना की जाए तो फिर ये ऊपर जाकर ब्रेन को अफेक्ट करती है. किसको? ब्रेन. आप लोगों को पता है कि ब्रेन के इर्द गिर्द जो कवरिंग है उसको मेनिंजिस कहते हैं. तो ये मेनिंजाइटिस करा सकती है, और अगर ये मेनिंजाइटिस से होते हुए ब्रेन को अंदर चली जाए और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन में मेन एरिया न्यूरॉन करे, उसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं. तो लेकिन मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, ठीक है, या मेनिंगो एनसेफेलाइटिस. तो याद रखें मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, ठीक है. ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने. These three are the clinical outcome of which virus? HSP1. So herpes simplex virus can cause gingivostomatous, keratoconjunctivitis and meningoencephalitis. क्लियर है? लेकिन जो HSP2 है, it only can cause what? Answer is genital ulcer. ये क्या करा सकती है? genital ulcer. लेकिन इसमें सिर्फ पॉइंट याद रखें कि it has shallow depth. इसकी जो डेप्थ है, अब आप लोग कहोगे कि इसकी डेप्थ कैसे मालूम करनी है? ये डर्मेटोलॉजिस्ट मालूम करता है, बाई मेजर करता है. ऐसा अल्सर, अल्सर का मतलब कि स्किन के अंदर एक दरार है, ठीक है, एक टीयरिंग है. अगर उस दरार के अंदर उसकी डेप्थ बहुत कम है तो क्या कहते हैं? शेलो डेप्थ अल्सर. लेकिन वेरी वेरी पेनफुल. ये क्या होता है? पेनफुल होता है. बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब यह है, एग्जामिनर ये पूछेगा कि ऐसा वायरल इन्फेक्शन विच कैन कॉज पेनफुल शेलो डेप्थ अल्सर, थिंक अबाउट HSP2 इन्फेक्शन. मैं आप लोगों को इसका एक तरीका बताता हूँ कि याद कैसे किया जाता है. देखिए, अगर HSP1 की हम बात करें तो ये यहाँ से ऊपर ऊपर इन्फेक्शन कराता है, और HSP2 इन्फेक्शन नीचे कराता है. तो अगर हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट अबव द बेल्ट एरिया, ये कौन सा इन्फेक्शन है? HSP1. और बिलो द बेल्ट एरिया कौन सा इन्फेक्शन है? HSP2 इन्फेक्शन होता है. क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें. अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार जेनेटल अल्सर है, कौन सा? यार ये वो चीजें हैं जो बुक नहीं बताती, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, कंबाइन करके कोरिलेशन. जेनेटल अल्सर है, इसकी जनाब फॉर एग्जांपल डीप डेप्थ है. क्या है? डीप डेप्थ है और पेनफुल है. ये कौन सा कंडीशन है? शाबाश. अब ये गलत है. HSP2 की हॉलमार्क ये है, इसमें शेलो डेप्थ होती है. क्या होती है? शेलो. इसमें अल्सर की डेप्थ इतनी डीप नहीं होती है. मतलब यह है, ऐसा अल्सर जिसकी डेप्थ शेलो हो और पेनफुल हो, दैट विल बी HSP2. लेकिन अगर ऐसा जेनेटल अल्सर जिसकी डीप क्या हो, डेप्थ क्या हो, डीप, और वो भी क्या हो, पेनफुल हो, तो दैट इज अ कंडीशन caused by one of the bacteria known as Haemophilus ducreyi. ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, ducreyi. That is called Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi is a bacteria which can cause genital ulcer, but it has a very very deep depth. इसका जो डेप्थ है वो डीप होता है. बात समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे याद रखें, ऐसा कंडीशन जो किस बैक्टीरिया की वजह से हो जाए? Haemophilus ducreyi, which can cause ulcer in genital area, painful but having deep depth. ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सेंक्राइड. एक को क्या कहते हैं? सेंक्राइड. तो सेंक्राइड डिजीज का नाम है जो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? Haemophilus ducreyi की वजह से, जो जेनेटल अल्सर कराता है, और उसका जो डेप्थ है वो बहुत डीप होता है. क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, दो बात याद रखें. जेनेटल अल्सर जब भी एग्जाम में आ जाए, प्लीज प्लीज फोकस ऑन द स्टेटमेंट इन द एग्जाम के सर क्या कह रहे हैं. अगर शेलो डेप्थ है वो HSP2 है, अगर डीप डेप्थ है तो फिर ये Haemophilus ducreyi है. क्लियर है? जो किस कंडीशन में होता है? सेंक्राइड में होता है. क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर जेनेटल लीजन की बात करें, अब अल्सर जेनेटल अल्सर की बात करें, अल्सर
या अगर अल्सर ना जाए, जेनेटल किसकी बात करें, लीजन की बात करें, लेकिन याद रख इसकी हॉलमार्क ये है कि वो लीजन या अल्सर क्या हो, पेनलेस हो, ठीक है। देन इट इज काज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलेडम, ये कौन कराती है, ट्रेपोनीमा पैलेडम। और ट्रेपोनीमा पैलेडम इज अ बैक्टीरिया which can cause a type of STD known as syphilis, ये क्या कराती है, सिफिलिस कराती है। अब याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, जेनेटल अल्सर में या जेनेटल लीजन में पेनलेस लीजन दैट इज कॉल्ड, हाँ जी, पेनलेस लीजन इन द जेनेटल एरिया इज सीन इन सिफिलिस और दैट इज कॉल्ड काज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलेडम। अब इधर देखें, ये तो सिफिलिस डिजीज है जिसमें पेनलेस लीजन होता है, लेकिन उस पेनलेस लीजन का एक नाम है। क्या बस पूरे क्लास में अगर किसी को पता हो तो बताए कि सिफिलिस के अंदर जेनेटल अल्सर या लीजन जो होता है जिसमें पेन हो नहीं होती, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड शेंकर। तो क्या कहते हैं, शेंकर। शेंकर इज अ लीजन इन जेनेटल एरिया व्हिच इज सीन इन सिफिलिस बट इट हैविंग नो पेन, इट इज अ पेनलेस। अब देखिए बहुत आसान, पेनलेस लीजन इन अ सिफिलिस इज कॉल्ड शेंकर, बट पेनफुल लीजन हैविंग डीप डिप इज कॉल्ड शेंक्राइड। क्या कहते हैं, शेंक्राइड। लेकिन शेलो डिप पेनफुल अल्सर इज कॉल्ड एजिप्टो इन्फेक्शन। अब देखिए शेंक्राइड, क्राइड का मतलब इट्स पेनफुल, इट विल लीड टू क्राई द पेशेंट, इससे पेशेंट क्राई करता है बिकॉज ऑफ व्हाट, अल्सर इज पेनफुल इन नेचर। तो शेंक्राइड पेनफुल है कि पेनलेस, पेनफुल, बट शेंकर क्या है, पेनलेस है। शेंक्राइड हीमोफाइलस टोक्राई की वजह से है, लेकिन शेंकर ट्रेपोनीमा पैलेडम की वजह से, जो सिफिलिस की वजह से है। तो पेन को अगर पेनलेस, अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और उसके बाद पेनलेस लीजन आया है, थिंक अबाउट शेंकर, क्योंकि वो सिफिलिस हो सकता है। अगर पेनफुल अल्सर है और उसका शेलो डेप्थ है तो फिर HSV2 है, लेकिन अगर इसका डीप डेप्थ है तो फिर हीमोफाइलस टोक्राई। क्लियर है क्या नहीं, ये दोनों स्टडी है, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन और अल्सर डेप्थ क्या है वो चेंज होता है, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक करेंगे, समझ गए कि नहीं, ये सारे के सारे कोरिलेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट 40-45 मिनट लेक्चर लेते हैं, ठीक है।